नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। इस कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक होंगी। पीयूष गोयल को सह संयोजक का जिम्मा दिया गया है। इस समिति में 27 सदस्य शामिल हैं, जिसमें एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसका सदस्य बनाया गया है। तो ये चुनावी समिति है और इस चुनावी समिति को राजनाथ सिंह के साथ साथ निर्मला सीतारमण भी देखेंगी। बीजेपी की चुनाव घोषणा पत्र के लिए एक समिति तैयार की गई है। राजनाथ सिंह इसके अध्यक्ष हैं। निर्मला सीतारमण भी इस समिति में मौजूद हैं। इसके अलावा दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसके सदस्य बताए जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी इस समिति के सदस्य हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस समिति के सदस्य बताए जा रहे हैं। और ये समिति घोषणा पत्र बनाएगी दोनों ही राज्यों के लिए। खजुराहो से सपा के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। सपा ने मनोज यादव को टिकट दिया है। कांग्रेस ने सपा को एक सीट दी है और ऐसे में बीजेपी के वीडी शर्मा से अब मनोज यादव का मुकाबला होगा। इंडिया गठबंधन के लिए लगातार यह चर्चा थी कि समाजवादी पार्टी को एक सीट देने के बाद समाजवादी पार्टी किसे उम्मीदवार बनाएगी और आज इसका ऐलान हो गया। खजुराहो सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं मनोज यादव, जो कि वीडी शर्मा के सामने होंगे। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बैतूल और दमोह में बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बैतूल में बीजेपी के प्रत्याशी दुर्गादास उइके ने मुहूर्त फॉर्म भरा और इसके बाद 4 अप्रैल को विधिवत दुर्गादास उइके नॉमिनेशन करेंगे। दमोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने शुभ मुहूर्त का नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल सिंह ने अपने करीबी लोगों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया, जिसकी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। उनके नामांकन के दौरान पार्टी के पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। लोकसभा प्रत्याशी राहुल लोधी संभवतः 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री के साथ पूरा नामांकन दाखिल करेंगे। तो बैतूल और दमोह, इन 2 जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं और इन दोनों ही जगह प्रत्याशियों ने पहुंचकर नॉमिनेशन फाइल किया है और ऐसे में ये शुभ मुहूर्त का नामांकन था जो कि दाखिल किया गया है। इसके अलावा कई दिग्गज नेताओं के साथ आगे भी वो नॉमिनेशन फाइल करते नजर आएंगे। और अब छिंदवाड़ा से खबर, जहां नकुल नाथ का कमलेश पर हमला देखने को मिला। नकुल नाथ ने कमलेश को बिकाऊ बता दिया है। कमलेश शाह को गद्दार भी कहा है। बीजेपी में शामिल हो गए हैं कमलेश शाह, जिसके बाद नकुल नाथ का गुस्सा फूटा। अमरवाड़ा में छिंदी के दौरे पर थे नकुल नाथ और इस बीच उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको बता रहे हैं। वैसे तो आदिवासी लोग भोले भाले होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, दुश्मनी एक दूसरे से नहीं रखते, गद्दार नहीं होते, बिकाऊ नहीं होते। लेकिन आप ही के चुने विधायक गद्दार। बालाघाट में मुंजारे दंपति के बीच खटास आ गई है और पूर्व सांसद और बसपा से प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी पत्नी कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे को नसीहत दी है कि अगर कांग्रेस का प्रचार करना है तो चुनाव तक घर छोड़ दें और कहीं और जाकर प्रचार करें। आपको बता दें कि विधायक अनुभा मुंजारे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी है और कंकर मुंजारे बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि एक ही घर से 2 पार्टी नहीं चल सकते।
क्योंकि वो जब भी घर से बाहर चुनाव का प्रचार प्रसार करने जाएंगी तो हमारी बुराई करेंगी, जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनको कांग्रेस का प्रचार प्रसार करना है तो घर से जाना होगा, नहीं तो चुनाव तक मैं घर छोड़ दूंगा। की बात करेगा को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक, 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूँगा यहाँ से, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कहीं रहूँगा। फिर लेकिन यहीं पे रह के अनुभव जारी प्रचार करे, मैं भी प्रचार करूँ, ये संभव नहीं है, ये सिद्धांत के खिलाफ है। लंबे इंतजार के बाद गुना सीट पर टिकट घोषित होते ही कांग्रेस के प्रत्याशी यादवेंद्र सिंह यादव सिंधिया परिवार पर निशाना साधते हुए सियासत की मर्यादा ही लांघ गए। उन्होंने गुना लोकसभा चुनाव को महाभारत का युद्ध बताया। यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश की दशा दिशा बदलने वाला है। यदि केंद्र में तीसरी बार भाजपा काबिज हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार को अंग्रेजी हुकूमत से तुलना की। उन्होंने कहा कि यदि इस बार हम चूक गए तो सिंधिया घराने की पीढ़ियां हमें हताश करने आएंगी और ये चुनाव आजादी और गुलामी का चुनाव है, कौरव पांडवों का चुनाव है। भले ही कौरवों के पास विशाल सेना थी, लेकिन युद्ध में जीत पांडवों की हुई क्योंकि वे धर्म के साथ थे। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई और ये महाभारत का युद्ध इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरे भारत देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव। महाभारत का युद्ध हुआ था, दोनों सेनाएं तैयार थी, एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। जबलपुर में कांग्रेस से दिनेश यादव मैदान में हैं, तो बीजेपी से आशीष दुबे ताल ठोक रहे हैं। यदि बात की जाए इन प्रत्याशियों की आर्थिक सक्षमता की, तो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार न केवल उच्च शिक्षित हैं, बल्कि करोड़पति भी हैं। नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में प्रत्याशियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का जो ब्यौरा दिया है, उसके मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार आशीष दुबे और कांग्रेस के कैंडिडेट दिनेश यादव दोनों ही विधि स्नातक यानी LLB डिग्रीधारी हैं। दोनों ही उम्मीदवारों के पास लाइसेंसी रिवॉल्वर भी है। आशीष दुबे की चल अचल संपत्ति की बात की जाए तो उनकी पारिवारिक कृषि भूमि 35 करोड़ रुपए कीमत की है, जिसमें उनकी 18 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है। आशीष दुबे के पास 1,38,000 और पत्नी के पास 11 लाख कैश है। आशीष दुबे के पास 80 ग्राम और उनकी पत्नी के पास 750 ग्राम सोना है। वाहनों की बात की जाए तो आशीष दुबे के पास स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर कार है और 60,000 रुपए की रिवॉल्वर भी है। 2 करोड़ रुपए का राइट टाउन में मकान है। देनदारी में करीब 50 लाख रुपए का वाहन लोन और 85 लाख हाउसिंग लोन है। दिनेश यादव के पास 2.5 करोड़ और पत्नी ज्योति यादव के पास 1.5 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति है। दिनेश यादव के पास 1,79,000 और पत्नी के पास 12 लाख से भी ज्यादा नकदी है। दिनेश यादव के पास 6 तोला और पत्नी के पास 10 तोला सोना और एक क्रेटा वाहन है। दिनेश यादव के पास भी एक पिस्टल है और उनके ऊपर 51 लाख रुपए की देनदारी है। तो एमपी में कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। कद्दावर नेताओं के साथ समर्थक भी पार्टी से किनारा कर रहे हैं। ऐसे में नई टीम का अब तक गठन नहीं हो पाया। कांग्रेस ने संगठन में बड़े बदलाव के दावे जरूर किए थे, लेकिन दल बदल की वजह से नई नियुक्ति पर पार्टी असमंजस में दिख रही है। ये रिपोर्ट देखिए।
मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी आलाकमान ने संगठन में बड़ा बदलाव किया। कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को एमपी कांग्रेस की कमान सौंपी गई। साथ ही जितेंद्र सिंह को प्रदेश प्रभारी बनाया गया। दोनों ने कई दावे किए, संगठन में बदलाव की बात कही गई, लेकिन नई टीम बनाने का दावा हवाई अब तक साबित हुआ। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर पार्टी ने बदलाव क्यों नहीं किए। जानकारों की माने तो बड़े पैमाने पर कांग्रेस से बीजेपी में दल बदल हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने पार्टी छोड़ दी। कई विधायकों ने और पूर्व विधायकों ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इस बदलाव से बगावत की आशंका जताई जा रही है। जनाधार जमीन से जुड़े नेताओं की तलाश भी हो रही है। इसके साथ ही पार्टी संविधान के आधार पर पद देने को भी तैयार है। हालांकि इससे पहले लोगों को संतुष्ट करने के लिए पार्टी ने कई लोगों को पद दे दिए थे। संगठन में बदलाव न होने को लेकर कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी की अलग अलग विंग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और समय पर जो भी बदलाव किए जाने हैं वो जरूर होंगे। कांग्रेस ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने के आरोप भी लगाए हैं। देखिए, जहां तक लोकसभा चुनाव प्रचार की तैयारियों की बात है तो आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की चुनावी तैयारियां बड़ी मजबूती से एवं सुचारू रूप से चल रही हैं। हमारे पूरे मोर्चा संगठन जैसे यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल, मीडिया विभाग सभी अच्छे से मजबूती से काम कर रहे हैं। चुनाव तैयारियों को लेकर प्रभारी भी बना दिए गए हैं और भाजपा को सिर्फ ऐसा इसलिए लगता है कि उनकी तैयारियां तेज है क्योंकि भाजपा सत्ता में होकर भी कभी जनहित की बात नहीं करती, कभी अपने चुनावी वादों की बात नहीं करती। वो सिर्फ एक घोषणा मशीन एवं चुनाव लड़ने की मशीन मात्र बनकर रह गई। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पीसीसी का गठन न होने को लेकर बीजेपी ने तंज कसा। कांग्रेस अध्यक्ष पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव से पहले ही कांग्रेस को हार स्वीकार कर लेना चाहिए। साथ ही जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए। भैया कितना टीम को समतल करोगे? नई इमारत खड़ा करने के लिए समतल करना जरूरी है कह रहे थे और पुराने लोगों को हटाकर नए लोगों को खड़ा करना चाह रहे थे। अब तो आप पुराने क्या, आपके साथ ही आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं। सिटिंग एमएलए भी भारतीय जनता पार्टी में हजारों की संख्या में कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे, आप समतल करने में लगे हो। आखिर कितना समतल करोगे भैया? अपनी टीम तो घोषित कर देते। आज भी आप अपनी टीम घोषित नहीं कर पा रहे हैं और चुनाव जीतने की डींगे हाँक रहे हैं। ना टिकट घोषित हो रहे हैं, ना अपनी टीम बना पा रहे हैं। किस दम से चुनाव लड़ेंगे? ये चुनाव की हार स्वीकार करिए और पीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दीजिए। एमपी में विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। अगर तैयारियों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा बेहतर दिखती है। ऐसे में संगठन में बदलाव न करना कांग्रेस की भले रणनीति का हिस्सा हो, लेकिन ये एमपी कांग्रेस की मजबूरी भी हो सकती है। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं सियासत में ना दोस्ती परमानेंट रहती है ना दुश्मनी, लेकिन बात करेंगे उन दो दोस्तों की जिनकी दोस्ती पर सियासत भारी है। लोकसभा चुनाव में दमोह के दंगल में बीजेपी कैंडिडेट राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस के उम्मीदवार तरवर सिंह लोधी चुनावी मैदान में हैं। 2018 में कांग्रेस से चुनाव जीतने वाले दोस्त अब लोकसभा चुनाव में कह रहे हैं, आ देखे जरा। दोस्ती पर सियासत भारी। सियासी मैदान में आमने सामने दो दोस्त 2018 में एक साथ विधानसभा पहुंचे थे। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बदल गई तस्वीर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी अब संसद के चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में। दमोह में राहुल लोधी और तरवर लोधी के बीच मुकाबला। दमोह में लोधी वोट तय करते हैं हार जीत। राहुल सिंह लोधी बीजेपी से उम्मीदवार। कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को मैदान में उतारा। इनकी दोस्ती के किस्सों के सियासी गलियारों में खूब चर्चे हुए। अब यही दोस्त सियासी दुश्मन बन चुके हैं और चुनावी मैदान में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दमोह के दंगल में एक दूसरे को पटखनी देने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव में यह दिलचस्प मुकाबला दमोह में हो रहा है। चुनावी मैदान में बीजेपी ने राहुल सिंह लोधी और कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी पर दांव लगाया है और मुकाबला दो यारों के बीच है। कांग्रेस एक ईमानदार
प्रत्याशी के रूप में जो मुझे पार्टी ने जो मुझ पर भरोसा किया है, एक बेईमान और एक ईमानदार के बीच में ये चुनाव है। 1990 से हमारे दमोह लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का सांसद बनता रहा है, 4 बार केंद्र में सरकार भी भाजपा की रही, लेकिन यहाँ पर दमोह लोकसभा क्षेत्र में कोई ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रहते हुए कोई ऐसी सौगात नहीं दी कि जनता गर्व करे। मोदी की गारंटी और मोदी जी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजना हम लाभार्थियों के पास पहुंच रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आज से 10 वर्ष पहले जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल नहीं था तो क्या स्थिति थी कांग्रेस में और आज क्या स्थिति है। दमोह लोधी बाहुल्य सीट है, यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों ने लोधी उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन खास बात यह है कि दोनों उम्मीदवारों की पार्टी भले ही अलग अलग हो, लेकिन राहुल लोधी और तरवर लोधी अच्छे दोस्त हैं। 2018 में दोनों कांग्रेस से चुनाव जीतकर एक साथ विधानसभा पहुंचे। राहुल सिंह लोधी दमोह और सागर के बंडा से तरवर सिंह लोधी चुनाव जीते थे, लेकिन कमलनाथ सरकार गिरते ही तस्वीर बदल गई। राहुल सिंह लोधी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी के हो गए। उपचुनाव में राहुल सिंह लोधी दमोह से फिर उम्मीदवार बने, लेकिन कांग्रेस के अजय टंडन ने उन्हें मात दी। 2023 विधानसभा चुनाव में राहुल सिंह लोधी पर पार्टी ने भरोसा नहीं जताया, जबकि कांग्रेस ने तरवर सिंह लोधी को बंडा से चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन किस्मत देखिए, एक दोस्त को टिकट नहीं मिली और दूसरे दोस्त यानी तरवर को टिकट तो मिली, पर वो चुनाव हार गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में दोनों दोस्तों के हाथ आई तो निराशा, लेकिन अब एक बार फिर लोकसभा चुनाव में दमोह के दंगल में दमखम दिखाते ये दोस्त कह रहे हैं, आ देखें जरा किसमें कितना है दम। दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लोकसभा चुनाव के पहले बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसे लेकर सियासी जुबानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने बीजेपी में आने वाले कांग्रेसियों को पक्की बेर बताया था, जिस पर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरौलिया ने पलटवार किया है। अभिनव बरौलिया ने कहा कि समय आने पर पता चलेगा कि कौन बेर है और कौन कचरा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में भी मंत्री हैं, वो अगर इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, गीला कचरा कार्यकर्ताओं के लिए, सूखा कचरा और बेर, जो पार्टी छोड़कर इनकी पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही राजनीति के गिरते स्तर पे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 15 साल अगर कार्यकर्ता तुम लोग को कुछ नहीं मिला तो कल क्या है कांग्रेसियों को क्या मिलेगा। तो ये राजनीति की शुचिता को खत्म करते जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता जा रहा है, और इसका रिजल्ट ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में पहुंचेगी। और जो कार्यकर्ता है जिसको ये सूखा कचरा गीला कचरा कह रहे हैं, वो बताएगा कि कौन कचरा गीला है और कौन सूखा है। तो वहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों पर बड़ा बयान आया। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने यह बयान दिया और कहा कि पके बेरों की तरह टपक रहे कांग्रेसी। गोपाल भार्गव ने कहा कि भूपेंद्र सिंह के बाद गोपाल भार्गव अब इस बयान को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट है, ये फैक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये देखिए अच्छे दिन यही कहलाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना। बालाघाट में मुंजारे दंपति के बीच खटास आ गई है। दरअसल पूर्व सांसद और बसपा से प्रत्याशी कंकर मुंजारे ने अपनी पत्नी कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे को नसीहत दी है कि अगर कांग्रेस का प्रचार करना है तो चुनाव तक घर से बाहर चली जाएं और कहीं चली जाएं, जाकर वहां प्रचार करें। बता दें कि विधायक अनुभा मुंजारे पूर्व सांसद कंकर मुंजारे की पत्नी हैं और कंकर मुंजारे बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक ही घर में रहकर दो पार्टियों के लिए प्रचार नहीं की जा सकती और चुनाव तक के लिए उन्होंने कहा कि घर छोड़कर कहीं और रह ले।
मैंने हनुमान मुंजारी को बोला हुआ है कि आप जो है कांग्रेस का प्रचार करना है खूब करो, लेकिन यहाँ से मत करो। मैं यहाँ से मैं कैंडिडेट हूँ, मेरा घर है और यहाँ पे आप भी रहोगी और जाके हमारे खिलाफ बोलोगी। हमारे खिलाफ बोलना मतलब हमारे विरोधी हो। इस घर में आप मत रहो चुनाव तक, 19 तारीख तक के आप कहीं जाके रहो और चुनाव प्रचार करो। अपनी बहन के यहाँ चलो, उनकी बहन यहाँ पे सजेशन दिया है, वहाँ जाके रहो। अगर आप नहीं जाओगे तो मैंने कहा फिर मैं खाली कर दूँगा यहाँ से, फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा ना, फिर मैं कहीं रहूँगा फिर। लेकिन यहीं पे रह के हनुमान मुंजारी प्रचार करे, मैं भी प्रचार करूँ, ये संभव नहीं है, ये सिद्धांत के खिलाफ है। पानी नहीं, सड़क नहीं तो अब वोट भी नहीं। प्रशासन को ये दो टूक चेतावनी दी है बैतूल के आठनेर ब्लॉक के अंधेर बावड़ी गांव के ग्रामीणों ने, जो पिछले 7 दशकों से मूलभूत समस्याओं को लेकर संघर्ष किया। गांव में पानी का कोई स्थायी साधन नहीं है। गर्मी के दिनों में हालात तो ये हो जाते हैं कि ग्रामीणों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। और दूसरी तरफ गांव बहुत ही दुर्गम इलाके में बसा है, जहां आवागमन के लिए पक्की सड़क भी नहीं है। यहां तक गांव में एम्बुलेंस भी नहीं है, जिससे गर्भवती महिलाओं को लाने और ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अब बात करेंगे रायपुर की, जहां मोदी मैजिक पुस्तक का विमोचन हुआ है। प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में लोकसभा चुनाव प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और प्रदेश के महामंत्री रामू रोहरा, प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव शामिल रहे। बता दें कि मोदी मैजिक किताब बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी द्वारा लिखी गई है। क्या बदलाव रहा, क्या आंकड़े रहे, किसका परफॉर्मेंस बेहतर रहा, ऐसी सोच करते हुए जब हमने रिसर्च करना शुरू किया और पहला आंकड़ा आया कि इन 10 सालों में राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार की भूमिका क्या रही, तो वो आंकड़ा हैरान करने वाला था। वो आंकड़ा किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था, इसलिए पहले ही आंकड़े के मिलते हुए इस किताब का नाम दिमाग में आया, मोदी मैजिक, यानी कि चमत्कार। चुनावी चौसर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।